हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर को आज पेपर थर्ड के अंदर ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको इम्यूनिटी सेल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको उन ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी जहां पर ये इम्यूनिटी सेल्स का निर्माण होता है। इम्यून सिस्टम में अंगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं वो है बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फ नोड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, और टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में है आपके कार्ड यानी कि क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। सबसे पहले हम चल रहे हैं प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन पे। और प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो अंग हैं जहां पर हीमेटोपोइसिस के दौरान इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और ये परिपक्व लिम्फोसाइट इसी समय किसी भी एंटीजेनिसिटी के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं। सबसे पहला अंग हम ले रहे हैं थाइमस का। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, थाइमस के अंदर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये एक बाइलोब्यूलर संरचना है, और आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हृदय के ऊपर उपस्थित होती है। प्रत्येक पिंड एक कैप्सूल के द्वारा ढका होता है और अंदर छोटे छोटे लोब्यूल में विभक्त होता है। प्रत्येक लोब्यूल का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। हेमेटोपोइसिस में टी प्रोजेनिटर सेल्स थाइमस में प्रवेश कर जाती हैं। थाइमस की कॉर्टेक्स में इनके अंदर और विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात ये कोशिका मेडुला में प्रवेश कर जाती हैं तथा वहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है, और मैच्योर लिम्फोसाइट आगे जाकर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल के द्वारा थाइमस से बाहर निकल जाते हैं। तो थाइमस वो अंग है जहाँ पर आपकी टी लिम्फोसाइट्स का पूरा परिवर्धन होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में देखिए, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस, इन तीनों सेल्स का त्रिविमीय जाल पाया जाता है। आप कॉर्टेक्स की एपिथेलियल सेल्स को देखिए। कॉर्टेक्स की एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, ये नर्स कोशिकाओं का कार्य करती हैं। नर्स कोशिकाओं का क्या कार्य होता है बच्चों? नर्स कोशिकाओं का कार्य होता है किसी भी कोशिका को परिवर्धन के समय पोषण प्रदान करना। और जो थाइमस में कोशिकाएं मैच्योर हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं थाइमोसाइट। थाइमोसाइट के परिवर्धन के लिए थाइमस की एपिथेलियल सेल्स हार्मोन कारकों का भी स्राव करती है, जो कि आपके थाइमोसाइट के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। फॉर उदाहरण थे अल्फा थाइमोसिन और B4 थाइमोसिन। थाइमोसाइट विकास के साथ इनमें एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर का भी प्रदर्शन होता है। देखिए बच्चों, यही थाइमोसाइट आगे चल के टी लिम्फोसाइट में परिवर्तित होंगी। तो टी लिम्फोसाइट का आगे चल के काम क्या होगा? एंटीजन को पहचानना और उससे लड़ना। तो वो काम कब होगा? जब एंटीजन से जुड़ने वाले रिसेप्टर का इसके अंदर निर्माण हो। तो एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर का निर्माण इस परिवर्धन के समय ही हो जाता है, और जिन थाइमोसाइट में इन एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर का निर्माण नहीं होता, वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार ये थाइमोसाइट्स परिपक्व होकर टी लिम्फोसाइट के रूप में थाइमस से प्रवेश कर जाती हैं। अब आते हैं हम दूसरे अंग पे, जो है आपके बोन मैरो। बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू है जो कि हमारी बड़ी कैंसिलस बोन के अंदर पाया जाता है। ये पक्षियों में बर्सा फैब्रिकस के समान है। मैंने पहले वाले चैप्टर्स में भी आपको बताया था कि बर्सा फैब्रिकस जो पक्षियों में पाया जाता है और हम में जो बोन मैरो पाया जाता है, ये काफ़ी समानता लिए हुए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स का परिवर्धन होता है। ह्यूमन बोन मैरो
आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि हेमेटोपोइसिस के द्वारा, जो कि हेमेटोपोइसिस में स्टेम सेल्स होती हैं, ये मायोलाइट सेल्स और लिम्फोइड सेल्स, ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप लोगों ने पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। ये मायोलाइट सेल्स और लिम्फोइड सेल्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसमें आपके इरिथ्रोसाइट्स हैं, WBC के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो आपके T सेल्स और B सेल्स का निर्माण करती हैं। ये लगभग एक अनुमान है कि जो स्तनियों की बोन मैरो है वो लगभग 500 बिलियन सेल पर डे हेमेटोपोइसिस के द्वारा हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालती है, और इस ब्लड स्ट्रीम से या तो पूर्ण मैचुरेशन के लिए पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स लिम्फोइड ऑर्गन में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर इनका पूर्ण परिवर्धन होता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपके हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, पियर्स पैचेस और म्यूकोसा से जुड़े हुए एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स। फेफड़ों और आंतरिक भित्ति इंटेस्टाइनल वॉल के लसीकीय ऊतकों में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं। देखिए आप बच्चों, दोनों सिस्टम्स आप जानते हैं, चाहे वो लंग्स हो चाहे वो इंटेस्टाइन हो, यह हमारे बाहरी वातावरण से जुड़ते हैं और किसी न किसी भी प्रकार से एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जिनके चारों ओर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। लिम्फोइड फॉलिकल्स सामान्यतः प्राइमरी फॉलिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, और एंटीजन की अनुपस्थिति में, जब एंटीजन नहीं है, तो प्राइमरी फॉलिकल में डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ही एंटीजन की उपस्थिति प्राइमरी फॉलिकल में होती है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में बी सेल्स केंद्र में उपस्थित रहती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल का केंद्रीय भाग जर्मिनल सेंटर कहलाता है, और जर्मिनल सेंटर में विभाजित हुई कोशिकाएं एंटीजन के सक्रियण के पश्चात, जैसे ही एंटीजन का सक्रियकरण मिलता है, इंड्यूशन मिलता है, ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं लिम्फ नोड, यहाँ पर एक कैप्सुलेटेड संरचना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर, और ये कई फॉलिकल्स में बटा हुआ है। डायग्राम में आप आसानी से देख रहे हैं, कई फॉलिकल्स में बटा हुआ है, और ये फॉलिकल्स जब तक एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल है, और जैसे ही इसको एंटीजन का स्टिमुलेशन मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाएगा, और सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित होते ही यहाँ पर बी सेल्स आपके प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाएंगी। लिम्फ नोड भी कैप्सुलेटेड संरचना है। डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, लगभग वही वाली बात है कि कॉर्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल पाई जाती हैं। इसको मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से भी समझाया है। आप ऊपर देखिए, कॉर्टेक्स, इसमें बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल है, जैसे ही इसको एंटीजन स्टिमुलेशन मिला, ये सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो गई, और सेकेंडरी फॉलिकल में जर्मिनल सेंटर है, जहाँ पर बी सेल्स, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में परिवर्तित हो जाती है। लिम्फ नोड के जो पार्ट हैं वो आपको डायग्राम में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में स्प्लीन के ऊपर, जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है। स्प्लीन के दो कार्य होते हैं, रक्त को छानना
और रक्त में उपस्थित एंटीजन को पकड़ना। तो मैंने आपको 2 काम बताए स्प्लीन के। आप लोग ये भी जानते हैं कि जीर्ण शीर्ण हुई या पुरानी हुई आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो है वो कौन कहलाता है? स्प्लीन कहलाता है। स्प्लीन के 2 भाग हैं, रेड पल्प लाल पल्प और वाइट पल्प या श्वेत पल्प। रेड पल्प में मैक्रोफेजेस एवं आरबीसी उपस्थित होती हैं और मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि यहाँ पर पुरानी आरबीसीज को नष्ट किया जाता है। वाइट पल्प में धमनी की चारों ओर उपस्थित होता है और इसको हमने एक नाम दे रखा है PALS। PALS मतलब पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट। पल्स में मुख्यतः T लिम्फोसाइट्स पाई जाती है और B और T दोनों ही का सक्रियण PALS यानी कि पल्स में होता है। मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया है। डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को पकड़ती हैं, MHC मॉलिक्यूल से जुड़ती हैं और T4 सेल को एक्टिवेट करती हैं और साथ के साथ B सेल को भी। आप सक्रियकृत T और B सेल प्राइमरी फॉलिकल में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित होता है, लगभग नियम वही है। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जर्मिनल सेंटर पाया जाता है जहां पर बी सेल्स प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनेटस सिस्टम। देखिए ये वो सिस्टम्स हैं जो वातावरण के सीधे संपर्क में होते हैं और जहाँ पे संक्रमण होने का खतरा बहुत अधिक होता है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन लगभग 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की होती है। इसके अंतर्गत संगठित लसीकी ऊतक उपस्थित होते हैं जिन्हें हम माल्ट कहते हैं। ऊपर जैसे मैंने एब्रीवेशन लिखा है, जैसे कि पियर पैचेस जो कि आपकी ग्रहणी में पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स गले में, अपेंडिक्स उदर गुहा में। इनमें प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि बी सेल्स जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं हम टर्शरी लिम्फोइड टिश्यू, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जहाँ पे भी वर्ड क्यूटेनियस आता है इसका मतलब वह सिस्टम त्वचा से जुड़ा हुआ है। त्वचा का भारी स्तर केराटिनोसाइट सेल का बना होता है और केराटिनोसाइट सेल की विशेषता होती है कि ये MHC अणु को भी प्रदर्शित करते हैं। स्किन में लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के अंदर लेना। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा एंटीजन को अंदर ले लेती हैं और अंदर लेने के बाद इसको नष्ट करती हैं। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया है। लैंगरहैंस सेल्स जो कि एपिडर्मिस में है मूव टू लिम्फ नोड की ओर गति करती हैं, चेंज हो जाती हैं डेंड्राइटिक सेल्स में। डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को पकड़कर एक्टिवेट करती है T4 सेल में और T4 सेल जैसे ही सक्रियकृत होगी, जैसा कि नियम मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है, T सेल और B सेल दोनों ही सक्रियकृत होते ही प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं और प्लाज्मा सेल का मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडीज को स्रावित करना। धन्यवाद।